गुलमोहर के फूलों को देखना हमेशा से एक खूबसूरत अनुभव होता है। कैसे वो धधकती सी लालिमा लिए गुच्छों में खिले होते हैं। फातिमा हमेशा कहा करती थी कि वो उसे ये फूल बड़े पसंद है। वो कहती थी कि बांग्लादेश में उसके घर में भी एक पेड़ है, पर वहाँ इसका नाम कृष्णचूड़ा है। पर उसे ये वाला नाम गुलमोहर भी बड़ा पसंद है, और ख़ास करके तब जब आप अपने शायराना अंदाज में इसे बोलते हो। एक अचानक से आई आवाज ने घोष बाबू का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कलम कागज पर जहां थी वहीं की वहीं रुक गई। माथे पर सिकन ने जगह बना ली। उसने कलम वापस अपनी जगह पर रख दी। उसने चश्मा उतारा और टेबल पर वापस रख दिया। कुर्सी पर टेक लेते हुए उसकी नजर खिड़की से पार करते हुए घर के बाहर वाले बाड़े पर गई, जो पूरा का पूरा गुलमोहर के फूलों से ढका हुआ था। कितना खूबसूरत नजारा था। अब ऐसे उस गुलमोहर को कौन नहीं देखना चाहता। हल्की सी मुस्कुराहट ने सिकन को मिटा दिया, पर बिजली की तेजी से कुछ यादों ने मुस्कुराहट को वापस समेट लिया और माथे पे सिकन को फैलाते हुए उसे वापस कुर्सी पर ढकेल दिया। दीपांकर घोष रिटायरमेंट के बाद इसी घर में रहा करता था। वो अपनी खिड़की को कभी बंद नहीं करता था, और खास करके तब जब महीना मई का चल रहा हो। वो ही वक्त होता था जब बड़े वाला गुलमोहर का पेड़ पूरी तरह से फूलों से भरा होता था, और गुलमोहर की डालियां कुछ यूं नीचे तक आती थीं मानो उसके लिए एक नेचुरल सामियाने का काम कर रही हों। अब गुलमोहर को घंटों देखते रहना उसकी लत थी। वहीं खिड़की के पास बैठकर डायरी में कुछ न कुछ लिखते रहना उसका मनपसंद काम था। बहुत कुछ लिखा उसने अपनी डायरी में, और बहुत कुछ लिखने की कोशिश भी करी। अपनी पत्नी को लिखने की बहुत कोशिश की उसने, जो उसे 5 वर्ष पहले ही छोड़कर दुनिया से जा चुकी थी। पर जब मन मुताबिक लिख न पाया तो रहने दिया। उसने कोशिश की अपने बेटे और बहू के बारे में लिखने की, पर हर बार उसकी कलम अपने पोते की उन तस्वीरों को लिखकर रुक जाया करती थी जो उसके बेटे ने अमेरिका से व्हाट्सएप पर भेजी थी। कुछ चीजें ऐसी भी थीं जो वो अच्छे से लिख पाया, जैसे वो उसकी बुक शॉप, वो संजय उसका नौकर, वही जो घर और दुकान दोनों संभाला करता था। उस खिड़की में बैठकर लोगों को होली में रंग खेलते देखना, दिवाली पे अकेले दिया जलाना, ये सब लिखा उसने। पर जो सबसे खूबसूरती से लिख पाया वो था ईदी वाली फातिमा के हाथों की बनी सेवैयां, और उसका बेटा रसूल भी, और कभी कभी सलीम भी। सलीम फातिमा का बड़ा भाई, वो भी कभी कभी अपनी जगह बना लिया करता था घोष बाबू की डायरी में। फातिमा एक जिंदा दिल, जिंदगी को जिंदा दिली से जीने वाली लड़की थी। उसे देख कोई कह नहीं सकता था कि वो कितना गम दबाए बैठी है। उसका पति रसूल के होने के कुछ ही महीनों बाद उसे छोड़कर चला गया, किसी और देश, किसी और के साथ बसने के लिए। अब कब गया, कैसे गया, क्या कर रहा है, कोई खोज खबर है भी या नहीं, इस बात पे ना तो कभी फातिमा आई और ना घोष बाबू ने पूछने की जहमत उठाई। वो अपने बड़े भाई सलीम के यहाँ रहा करती थी, और उसके होलसेल वाले बिजनेस में, दुकान में हाथ बटा दिया करती थी। कुछ भी खास हो, सेवैयां जरूर बनाया करती थी। और एक बात तय थी, जब भी सेवैयां बनी तो एक कटोरी सेवैयां घोष बाबू के लिए पहले से ही बुक्ड होती थी। घोष बाबू जितने शांत थे, फातिमा उसकी उलट उतनी ही बातूनी थी। वो अपनी सेवैयां की रेसिपी के साथ साथ अपने बचपन के किस्से, अपना बांग्लादेश वाला घर और वहाँ का वो विशाल गुलमोहर का पेड़ सब बता दिया करती थी। और कभी कभी रसूल की बढ़ती उम्र, उसके आगे की जिंदगी की फिक्र बताते बताते उसकी आंखें भर आया करती थी। घोष बाबू को कोई बोलने वाला मिल गया था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और घोष बाबू को फातिमा की आदत सी हो गई। अब उनकी डायरी के कई पन्ने फातिमा को खुद ब खुद लिख लिया करते थे।
फातिमा की सिवैयां जैसी मीठी सी मुस्कान ने घोष बाबू के घर के अकेलेपन को कब का कम कर दिया था। शायद अब घोष बाबू मन ही मन फातिमा को पसंद करने लगे थे, पर आईने में उनकी शक्ल और उस शक्ल पे आई झुर्रियां और उम्र में 64 का आंकड़ा उन्हें कुछ भी परिभाषित करने से रोक लेता था। ये जो समाज है ना जहां हम रहते हैं, बड़ा ही अजीब है। देखने में भले ही बिखरा बिखरा सा लगता है, पर असल में जब आप झांकोगे तो पाओगे कि ये बिल्कुल सधे हुए फॉर्मूले पर काम करता है, और जो चीज उस फॉर्मूले में फिट नहीं बैठती उसे नकार देता है, एक्सेप्ट नहीं करता। धीरे धीरे घोष बाबू की मुस्कान भी समाज के फॉर्मूले में फिट नहीं बैठने लगी। गुलमोहर में अब एक महक थी, कस्तूरी सी, जो बहती हवाओं के साथ फैल रही थी। जब हवा में कस्तूरी महकी तो शिकारी भी आगाह हो गए। गुलमोहर को झकझोरती हवाओं ने अनकही बातों को दूर तक फैला दिया। अब अफवाहें आसमान में चमगादड़ों की तरह उड़ने लगी और शिकारी चील की तरफ मंडराने लगे। उस रोज दरवाजे पर सलीम था। संजय को रुकने का इशारा कर घोष बाबू ने खुद ही दरवाजा खोला। लंबा चौड़ा कद, 45 की उम्र, आंखों में हमेशा की तरह सूरमा। सलीम ने आज सलाम करने की जगह तेजी से दरवाजा खोला और अंदर घुस आया, मानो आसमान वाली चील ने झपट्टा मार दिया हो। घोष बाबू पीछे वाली दीवार पर जा टिके। सलीम बिना वक्त लिए जोर से चिल्लाया और बोला, सुनो, 64 के हो तो चाल चलन भी वैसा ही रखो। और भी बहुत कुछ कहा होगा उसने, पर वो घोष बाबू को सुना ही नहीं दिया। सलीम दरवाजा पटक कर वापस चला गया। घोष बाबू ने बिना कुछ बोले पीछे से कुंडी लगा ली। वो कुछ नहीं बोले सलीम से, और ना ही सलीम को गालियां देते हुए संजय से। वो तो तब भी कुछ नहीं बोले जब उनके बेटे का फोन आया और वो उनसे बोल रहा था कि कुछ नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल कर लीजिए। उस रोज उन्होंने कुछ नहीं लिखा। खिड़की तक गए, बैठे भी, खिड़की से पर्दा हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अक्सर संजय शिकायत लेकर आता था कि गली के बच्चे आते जाते घर के बाड़े में पत्थर फेंक जाते हैं। देखते ही देखते वक्त गुजरने लगा। फातिमा का आना पूरी तरह से बंद हो गया था। घोष बाबू की चुप्पी ने देखते ही देखते लगभग 10 महीने समेट डाले। संजय ने इस बीच ना जाने कितनी बार कहा होगा कि चलिए कम से कम कुछ वक्त दुकान पर ही बिता लिया कीजिए, पर हर बार कुछ न कुछ बहाना बना घोष बाबू उसे टाल दिया करते थे। मई का महीना वापस आ गया था। गुलमोहर वापस गुच्छों में खिलने लगा था। एक रोज घोष बाबू की नजर खिड़की पर गई। उन्होंने डायरी खोली और देखते देखते कुर्सी पर बैठ गए। अपना चश्मा लगाया, कलम उठाई और शुरू हो गए। गुलमोहर को देखना हमेशा से एक खूबसूरत अनुभव होता है। कैसे वो धधकती सी लालिमा लिए गुच्छों में खिले होते हैं। फातिमा हमेशा कहा करती थी कि उसे वो फूल बड़े पसंद हैं। वो कहती थी कि बांग्लादेश में उसके घर में भी एक पेड़ है।